नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आशा करता हूं कि आप सब सुखी और समृद्ध हैं। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का मुद्दा है यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल करेंसी है डॉलर, लेकिन ये सिर्फ यूएस की करेंसी नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड में भी डॉलर का दबदबा चलता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेजेमनी ऑफ डॉलर के बारे में। हम सब जानते हैं कि यूएस का जो डॉलर है, इसको कौन प्रिंट करता है, किसके पास पावर है? यूएस के पास, यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल बैंक के पास। लेकिन ना सिर्फ ये यूएस की लोकल करेंसी है, इंटरनेशनल लेवल पे जब भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो हमारी पेमेंट या फिर हमारी जो पेमेंट रिसीव होती है दैट हैपन्स इन डॉलर। डॉलर का दबदबा चलता है। ये कहा जाता है कि विश्व में 50% से भी ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दैट हैपन इन डॉलर इटसेल्फ। अब ऐसा नहीं कि केवल डॉलर में होते, दूसरी रिकग्नाइज करेंसी भी है इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज, जैसे कि देयर इज पाउंड ऑल्सो, देयर इज यूरो ऑल्सो, देयर इज येन, देयर इज रेनमिनबी, बहुत सारी करेंसीज है, लेकिन डॉलर का दबदबा चलता है। अब ये कहाँ से पता चलता है? लेट अस लुक एट आर ओन फॉरेक्स। हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को आप देखोगे तो उसमें डॉलर कलेक्शन या फिर डॉलर का जो अमाउंट है, फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है हमारे, उसमें डॉलर सबसे ज़्यादा होता है। इसी से पता चलता है कि देयर इज हेजिमनी ऑफ डॉलर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूएस की ये डॉलर की हेजिमनी कैसे हुई, क्या इसके खिलाफ किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे बड़ी चीज़, हम लोग ये डिस्कशन कर ही क्यों रहे? देखिए, हम सब जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध छिड़ चुका है। फरवरी 24, 2022 को रशिया ने एक मिलिट्री एक्शन शुरू की अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि यूक्रेन वुड रिटेलिएट, लेकिन यूक्रेन ने रिटेलिएट किया। शुरुआती दौर में वेस्टर्न ब्लॉक का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का, यूरोपियन कंट्रीज़ का समर्थन यूक्रेन की तरफ ज़्यादा नहीं था। तो जब लड़ाई शुरू हुई, जब यूक्रेन ने रिटेलिएट किया, उसके बाद धीरे धीरे यूएस एंड अदर अलाइज आर सपोर्टिंग यूक्रेन। अब खबरें ये भी आ रही है कि रशिया हैज़ ऑल्सो सफर्ड अ मिलिट्री सेटबैक, ऑल्दो डायरेक्टली फुट सोल्जर्स या फिर ग्राउंड प्रेजेंस नहीं है वेस्टर्न एलाइज की, यूएस की या फिर यूरोपियन यूनियन की, बट वो लोग दूसरा समर्थन जरूर दे रहे हैं यूक्रेन को, जैसे कि आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई कर रहे हैं। यूएस ने $1 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। सबसे बड़ी रिटेलिएशन जो वेस्टर्न ब्लॉक से आई है, वो आई है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस, यानी कि रशिया के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, प्रतिबंध लगाए गए रशियन ऑफिशियल्स के ऊपर, रशियन ओलिगार्क्स के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर हिमसेल्फ सैंक्शंस लगाए गए हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लैवरोव, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगे हैं। और सबसे बड़ा जो सैंक्शन लगा है, यूएस ट्रेजरी ने अभी प्रोहिबिट कर दिया है ट्रांजैक्शंस विद सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। हम रिपीटिंग, यूएस ट्रेजरी ने अभी प्रतिबंध लगाया है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के साथ। अगर कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे। अब इसकी गहराई में आपको समझाता हूँ। इमेजिन कीजिएगा कि कल यूएस ट्रेजरी ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए, किसी भी रीज़न के लिए हो, कि आरबीआई के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। आई होप आप इसकी ग्रेविटी समझ रहे हैं कि रशिया की सेंट्रल बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। और हम जानते हैं रशिया जब इस युद्ध में उतरा तो रशिया के पास काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स थे, अराउंड $630 बिलियन का फॉरेक्स इनके पास था, और इसमें से कहा जाता है कि हाफ ऑफ दैट वॉज यूएस डॉलर इटसेल्फ, लेकिन अब वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है जिसके खिलाफ कुछ आलोचना भी हुई है। तो उसी के चलते हम लोग बात करेंगे कैसे डॉलर की हेजिमनी चलती है, कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ट्रांजैक्शंस रोक सकता है, सैंक्शंस लगा सकता है इवन ऑन द सेंट्रल बैंक्स। और हम लोग एक हाइपोथेटिकल या फिर एक स्पेकुलेटिव डिस्कशन करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ विद अदर कंट्रीज तो क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव्स टू द डॉलर एट इंटरनेशनल लेवल। ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा का, थोड़ा सा स्पेकुलेटिव डिस्कशन रहेगा। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बनी रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की और एनी अदर एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट www.studyiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और आप स्टडी आईक्यू पे जो भी कोर्स खरीदे उस पर जस्ट यूज द कोड राहुल33। हम रिपीटिंग, राहुल कैपिटल RAHUL 33। आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे ऑन स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जंग छिड़ चुकी है, अभी भी यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रहा है। लड़ाई काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो चुकी है, दोनों तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन चल रही है। रशिया हैज़ ऑल्सो सफर्ड मिलिट्री सेटबैक्स, और रशिया इज़ नाउ सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक सैंक्शंस एज वेल। यूएस ने प्रतिबंध लगाए, यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगाए हैं।
अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो चुका है, रशिया एक ग्लोबल पराया बन चुका है। समझ लीजिए कि उनकी जो हालत है अभी, इट इज़ वेरी सिमिलर टू नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के साथ कोई डील नहीं करता, अब बैकडोर डील ज़रूर होती है, फॉर एग्जाम्पल चाइना करता है, बट रशिया अभी आइसोलेट हो चुका है, यानी कि ट्रेडिंग नहीं होगी। उनके सेंट्रल बैंक के ऊपर भी प्रतिबंध लगे हैं। जो भी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स जो भी बैंक्स हैं, उनकी जो ट्रेडिंग थी वो अभी रुक चुकी है। फॉर एग्जाम्पल रशिया ने किसी को लोन दिया है तो अभी वो ठप है, इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट्स हो जाएंगे। रशिया ने किसी से लोन लिया है तो वो भी अभी ट्रांजैक्शन ठप है, तो डिफॉल्ट्स होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इसके बीच रशियन सेंट्रल बैंक के ऊपर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसके ऊपर भी रोक लगी है। अब ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स रिजर्व की जब भी हम लोग बात करते तो क्या केवल डॉलर रहता है, नहीं, क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये टिप्पणी की है कि दिस इज़ अ वेरी ड्रैकोनियन स्टेप, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व है, अप्रॉक्सीमेटली $630 बिलियन वर्थ रिजर्व है, और उसके ऊपर रोक लगी है, तो ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक्शन है इन दी फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ, राइट। तो आज हम लोग इसी डिसीजन के चलते कुछ सवाल उठाएंगे। सबसे बड़े क्वेश्चंस क्या है, आज रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे, कल अगर चाइना के ऊपर लगेगा जिसकी फॉरेक्स रिजर्व्स है $2 ट्रिलियन की। अब एक्सपर्ट्स तो इससे भी ज़्यादा कहते हैं, कुछ लोग एस्टिमेट करते हैं अराउंड $3 ट्रिलियन ऑल्सो। समझ लीजिए इंडिया के ऊपर लग गया फॉर एनी सिचुएशन, इन केस ऑफ अ वॉर और इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट विथ यूनाइटेड स्टेट्स, तो इंडिया के पास भी $634 बिलियन वर्थ फॉरेक्स है। अब इस फॉरेक्स में अगर हम लोग बात करें, फॉरेक्स में क्या क्या होता है, फॉरेक्स में फॉरेन करेंसी एसेट्स होती है और यहाँ पे डोमिनेट करता है डॉलर। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, इसके अलावा स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, इसके अलावा रिजर्व ट्रांसपोजिशन होता है। लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इवन इन इंडियन फॉरेक्स इज द फॉरेन करेंसी एसेट्स, उसमें भी अगर आप देखें डॉलर का दबदबा बहुत ज़्यादा होता है। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसा एक्शन लिया है रशिया के खिलाफ, उनकी सेंट्रल बैंक को रोक दिया है, उनकी सेंट्रल बैंक के ट्रांजैक्शंस को रोक दिया गया, तो क्या आगे चल के देश रिप्लेसमेंट के लिए देखेंगे? स्पेशली रशिया की बात कर सकते हैं हम लोग, चाइना की बात कर सकते हैं, या फिर कोई और देश भी हो सकता है। इंडिया को भी इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर एक देश की एक करेंसी की इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाए कि एंटायर वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन दैट, तो इसका फ़ायदा तो वो कंट्री उठाएगी। और यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सालों तक, मैं कहूँगा 1945 के बाद आज तक, अभी तक वो डॉलर की जो हेजिमनी है उसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। डॉलर को एक एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज मिला हुआ है, तो क्या इसको रिप्लेस करने के लिए देश अभी देख सकते हैं? तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में बात करेंगे व्हाट कैन बी ऑल्टरनेटिव्स और पॉसिबल फ्यूचर ऑल्टरनेटिव्स फॉर डॉलर। सबसे पहले समझते हैं कि ये डॉलर जो है इतना हेजिमनिक कैसे बना, इसको इतना प्रिविलेज कैसे मिला। देखिए, डॉलर का रोल इंटरनेशनल स्तर पे कब बढ़ा? 1944 में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बने, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जब बना, उनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अग्रीमेंट नेगोशिएट किया, जिसके चलते जो भी दूसरी करेंसीज थी उसे उन्होंने पेग किया डॉलर के साथ, और डॉलर को उन्होंने पेग किया लूजली गोल्ड के साथ। अब इससे पहले आपको तो पता ही होगा, एंशियंट टाइम से सबसे बेस्ट करेंसी और ट्रांजैक्शन किस में हुआ करता था? गोल्ड में, सिल्वर में। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न एरा आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बिजनेस और भी बढ़ा, तो एक कॉमन पैरामीटर चाहिए था, तो इसीलिए करेंसी डेवलप हुई। लेकिन हम सब जानते हैं 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल जरूर उठे थे। इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डील नेगोशिएट की, जहां पे उन्होंने डॉलर को एक इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा दे दिया, और यहाँ पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उन्हीं के थे, उन्हीं का दबदबा चलता था, तो उसको एक्सेप्ट भी किया गया। अब दूसरे देशों ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया? जैसे कि मैंने आपको बताया 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, तो गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स हो गया था, तो सभी को ये पता चल गया था कि कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड रखेंगे, केवल गोल्ड में ही अगर ट्रेडिंग होगी, गोल्ड बैकिंग होगी, तो अगर कोई करेंसी मुझे देगा तो मुझे उसके पर्याप्त गोल्ड देना पड़ेगा। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर आप बात करें, इंडिया में भी हम लोग गोल्ड बैकिंग देते हैं। जितनी करेंसी इंडिया में रोटेट हो रही है, जैसे आपने देखा फॉरेक्स रिजर्व, उसमें गोल्ड भी है, गोल्ड की बैकिंग होती है। लेकिन आज कंप्लीट गोल्ड की बैकिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड इट कोलैप्स ड्यूरिंग 1929, उसके बाद धीरे धीरे उसको एक सिंबॉलिक बैकिंग तो रखी गई है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जाता, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग 1944 की सिचुएशन देखें, 1944 में क्या था? यूरोप वॉर टॉन
एरिया बन चुका था, यहाँ पे विश्व युद्ध 2 हुआ था, उसके बाद यूरोप के जितने भी देश थे यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर थे, तो इसीलिए उन्होंने इस डील को एक्सेप्ट किया और डॉलर बनी इंटरनेशनल करेंसी। और जब भी हम लोग किसी इंटरनेशनल करेंसी के बारे में बात करते हैं या फिर हमारे खुद के रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं, तो हम किन चीज़ों के बारे में देखते हैं? हम देखते हैं सेफ्टी के बारे में, हम देखते हैं लिक्विडिटी के बारे में, और हम देखते हैं रिटर्न के बारे में। और इन तीनों एस्पेक्ट्स में डॉलर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था शुरुआती दौर। अगेन एक एग्जॉर्बिडेंट प्रिविलेज तो था ही था उसके पास, क्योंकि अगर देखिए अगर आपकी करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट हो रही है तो आपका दबदबा तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन इन जनरल बिकॉज ऑफ रूल ऑफ लॉ, बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ देयर लिक्विडिटी, इसको बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट जरूर किया, राइट। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर डॉलर अगर इंटरनेशनल करेंसी बन जाती है तो यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा कैसे बढ़ता है? देखिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। फ्रॉम द इमेज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पावर पर्सपेक्टिव आपकी करेंसी यूज हो रही है, इट इज़ वेरी गुड। लेकिन इसका एक मॉनेटरी बेनिफिट भी बहुत बड़ा है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ग्रेट डॉलर? देखिए मैंने आपको बताया, जब हम लोग डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर कौन छाप रहा है? डॉलर छाप रहा है फेडरल बैंक। उस फेडरल बैंक को क्या फायदा है? अगर ट्रांजैक्शन होगी पूरे विश्व में ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, देन उनको फायदा मिलता है सेन्योरेज का। अब ये सेन्योरेज क्या होता है? सेन्योरेज का मतलब है कि देखिए अगर मुझे $1 कमाना है, अगर भारत को $1 कमाना है तो मुझे $1 मात्रा की एक्सपोर्ट्स देनी पड़ेगी, यानी कि मुझे कुछ प्रोड्यूस करना है मेरे देश में और तब जाके मैं बेचूंगा और कोई मुझे $1 देगा। मुझे कुछ प्रोड्यूस करके मुझे बेचना पड़ेगा। लेकिन यूएस को क्या करने की ज़रूरत है? यूएस को केवल पैसा छापने की ज़रूरत है। दे सिंपली हैव टू प्रिंट मनी, और उनके लिए $1 की कीमत क्या होगी? वट एवर इज द मनी टू प्रिंट $1, यही है उनका फायदा, यही है उनकी सेन्योरेज प्रॉफिट। अब इस सेन्योरेज के चलते ही आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इतना ज़्यादा डेट एक्यूमुलेट किया हुआ है कि वो बहुत ही चीपली डेट रेज कर सकते हैं। उनको पता है कि अगर डेट काफ़ी अनसस्टेनेबल भी हुआ तो एक समय के बाद दे कैन सिंपली प्रिंट मोर डॉलर्स। आज अगर हम लोग बात करें अप्रॉक्सीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स का डेट कितना होगा? $25 ट्रिलियन, $25 ट्रिलियन। बहुत ह्यूज डेट है उनका। क्यों है? क्योंकि दे हैव कॉन्फिडेंस इन देयर करेंसी। वाई? बिकॉज दे हैव द बेनिफिट ऑफ सेन्योरेज, क्योंकि उन्हें एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। उन्हें अगर डॉलर कमाना है देयर इज नो नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग टू सेल इट, दे सिंपली हैव टू प्रिंट इट, राइट। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर किसी देश ने इसके खिलाफ आपत्ति नहीं जताई क्या? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का दबदबा चल रहा था, बिल्कुल कोल्ड वॉर के दौरान था ही। लेकिन जब भी इकोनॉमी की बात होती है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो प्रोटेस्ट आएगा ही आएगा। इनफैक्ट लेट 1950s में ही जैसे यूरोपियन नेशंस रिकवर होने लगे, उनकी परिस्थिति भी कुछ इसी तरह की थी जो आज मैं कहूँगा रशिया की है। और इवन चाइना इज़ ऑल्सो अंडर प्रेशर राइट नाउ, क्योंकि डॉलर की हेजेमनी काफ़ी चल रही है। रशिया तो अभी फिलहाल है ही प्रेशर में। यूरोपियन देश भी कुछ इसी सिचुएशन में थे। इनफैक्ट उस समय के फ्रेंच फिनेंस मिनिस्टर थे वैलेरी गिस्कार्ड, इन्होंने तो लैश आउट किया था। उन्होंने कहा था कि वी नीड टू शिफ्ट बैक टू गोल्ड स्टैंडर्ड्स। 1960s में फ्रेंच ने डिमांड भी किया कि हम आपको डॉलर दे देंगे, आप हमें वापस गोल्ड दे दो। और यूएस ने किया भी था। कई सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड में रीपेमेंट की भी थी। लेकिन यूएस को पता चल गया था कि दिस वाज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि आज फ्रांस मांग रहा है, कल कोई और देश मांगेगा तो हमारी खुद की गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो जाएगी, हमारी खुद की गोल्ड रिजर्व्स डाउन हो जाएंगी। तो इसीलिए रिचर्ड निक्सन ने लॉ को अमेंड किया और उन्होंने गोल्ड बैकिंग डॉलर की स्नैप कर दी। अब सिंबॉलिकली गोल्ड बैकिंग तो है, लेकिन यूएस ये गारंटी नहीं देता कि आप मुझे डॉलर दीजिए मैं आपको गोल्ड में पे करता हूँ। नहीं, ये एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है अभी फिलहाल। प्लीज़ समझिए, इसके पीछे बैकिंग ज़रूर है, यूनाइटेड स्टेट्स की बैकिंग है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की बैकिंग है, बट गोल्ड बैकिंग नहीं है, कंप्लीट गोल्ड बैकिंग नहीं है अभी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स पहले भी थी और प्रॉब्लम्स अभी तो इमर्ज हो ही रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज उन्होंने रशिया के सेंट्रल बैंक को रोक दिया है, उनकी ट्रांजैक्शंस रोक दी, कल किसी और को रोक देंगे। तो सवाल ये उठता है कि ऑल्टरनेटिव क्या है उसका? डॉलर का जो दबदबा है, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है हमारे पास? देखिए, आज तो युद्ध चल रहा है, मतलब रशिया इज लुकिंग टूवर्ड्स सम अदर प्लेयर्स, क्योंकि रशिया के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, $630 बिलियन की फॉरेक्स रिजर्व है। उसमें से अगर हम लोग अंदाजन लगा लें, अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ इट इज US डॉलर्स नाउ, विच इज वेस्ट।
स्पेशल ड्राइंग राइट्स के ऊपर भी रोक ज़रूर लग जाएगी। तो जो भी उनकी दूसरी करेंसीज में होगी, दे माइट डील विद चाइना। तो एक हम लोग विकल्प जो फ्यूचर में आ सकते हैं वो सोच सकते हैं कि रशिया और चाइना एक बायलैटरल सिस्टम के लिए मूव हो सकते हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो जो चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, राइट, जिसका सिंबल है CNY। देखिए येन का सिंबल है जापान का, यही CNY इज द सिंबल ऑफ चाइनीज रेनमिनबी। तो चाइनीज रेनमिनबी में डील कर सकते हैं। अब क्या दो देश ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए इंडिया का भी एक बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग था, आपको याद होगा कुछ सालों पहले जब हम लोग ईरान से तेल खरीदते थे तो हम लोग पार्ट पेमेंट करते थे। कुछ पेमेंट डॉलर में करते थे, कुछ पेमेंट हम लोग रुपी में किया करते थे। इंडियन बैंक थी एक, यूको बैंक फ्रॉम कोलकाता, वहाँ से हम लोग रुपी पेमेंट किया करते थे टू ईरान। तो कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है। अगर देश अपनी निर्भरता डॉलर के ऊपर कम करना चाहते हैं तो बायलैटरल अरेंजमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं। अब पैशनेट इंडियन मुझ में बोल रहे हैं कि क्यों हम लोग US डॉलर के ऊपर रिलाई करें, क्यों ना हम लोग हमारी खुद की करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाएं। लेकिन उतना दबदबा आने में अभी टाइम है। बायलैटरल डील्स आर क्वाइट पॉसिबल, लेकिन रुपी एज एन इंटरनेशनल करेंसी बनने में अभी काफ़ी समय है, क्योंकि इकोनॉमिक माइट हमारे पास आनी है, तब जाकर इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो सकता है। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव इन नियर फ्यूचर माइट बी चाइनीज रेनमिनबी डोमिनेटेड ट्रेड सिस्टम डेवलप हो सकता है, क्योंकि अभी चाइना को भी पता चल चुका है कि चाइना अगर समझ लीजिए कल को ताइवान के ऊपर अग्रेसिवनेस दिखाएगा, ताइवान को कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो यूनाइटेड स्टेट्स माइट अगेन रिटेलिएट विद द सेम थिंग। रिटेलिएट विद व्हाट? रिटेलिएट विद द ब्लॉकिंग ऑफ चाइनीज बैंक इटसेल्फ। चाइना सेंट्रल बैंक को रोक लगा देगा, उनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं हो ऐसे बताएगा। तो क्या करेंगे चाइनीज? शायद धीरे धीरे से रेनमिनबी डोमिनेटेड ट्रेड सिस्टम पे मूव हो सकते हैं। लेकिन इस पूरी डिस्कशन का एक प्रॉब्लम है। अगर रशिया चाइना का एक मिली भगत करके उन्होंने एक पेमेंट सिस्टम भी बना दिया, या फिर चाइना की रेनमिनबी डोमिनेट भी करने लगी, लेकिन क्या दूसरे देश चाइना और रशिया के ऊपर भरोसा करेंगे? इसीलिए डॉलर की डोमिनेंस या फिर डॉलर की हेजेमनी अभी भी चलेगी। क्यों? क्योंकि चाइना अपना रेनमिनबी को जितना भी बढ़ाए, रशिया चाइना का एक्सेस भी डेवलप हो जाए, या फिर वो अपनी ऑल्टरनेट सिस्टम भी बनाए, बायलैटरल पेमेंट सिस्टम भी डेवलप करे, तब भी मैं कहूँगा इन द नियर फ्यूचर डॉलर की हेजेमनी कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ओपेक सिस्टम्स हैं। क्या दूसरी इकोनॉमीज इनके ऊपर भरोसा कर सकती है? क्या ये भरोसा कर सकते हैं कि रेनमिनबी को ये ओपन रखेंगे मार्केट के हिसाब से? एक्सचेंज रेट अगर हम लोग पेग कर लेंगे हमारा, कल को इमेजिन कीजिए, एक सवाल उठाते हैं, क्या इंडिया अपनी करेंसी रुपी पेग करेगा रेनमिनबी के साथ? ऑफ कोर्स नो, क्योंकि हम चाइना के ऊपर भरोसा नहीं करते, राइट? दैट इज वाई डॉलर इज स्टिल डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। फॉर एग्जाम्पल, दे टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ, दे टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, दे टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स। ऑफ कोर्स at some level they are also hypocrites, but nonetheless in terms of economy, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेबिलिटी है, लिक्विडिटी है और रिटर्न्स भी है। अगर आप चाइना की खुद की फॉरेन रिजर्व्स देखें, चाइना की फॉरेक्स में से बहुत बड़ा पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स के बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टेड है। तो इसीलिए इन द नियर फ्यूचर डॉलर इज गोइंग टू कंटिन्यू इट्स हेजिमनी। बट एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव बन सकता है आगे चल के, वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज एम्ब्रिज। अब ये चीज़ क्या है? देखिए, आप जानते हैं ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये एक समझ लीजिए बैंक ऑफ बैंक्स है, बैंक ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स। ये एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एम्ब्रिज और CBDCs। ये क्या है? हम सब जानते हैं कि अलग अलग देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। इंडिया ने भी अनाउंस किया था इस साल बजट में। इनफैक्ट चाइना ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बना रखी है, दूसरे देश भी अपनी खुद की डिजिटल करेंसीज बना रहे हैं। सेंट्रल बैंक गवर्न या फिर सेंट्रल बैंक रेगुलेटेड करेंसीज बन रही है, और BIS एम्ब्रिज पे काम कर रहा है, यानी कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसीज में ट्रेड हो, कुछ इस चीज़ पे वर्क कर रहा है। अगर समझ लीजिए ये सक्सेस हुआ, ऑल्दो अभी पायलट स्केल पे इसकी टेस्टिंग चल रही है, इसके ऊपर काम ज़रूर चल रहा है। फ्यूचर में अगर डिजिटल करेंसी सभी देशों की आ गई, देन द प्रोमिनेंस और हेजिमनी ऑफ डॉलर माइट नॉट रिमेन। क्यों? क्योंकि सबकी खुद की डिजिटल करेंसीज है और डायरेक्टली आप डिजिटल करेंसी को ट्रेड कर सकते हो। ओपन ट्रेड है बिल्कुल। अगेन एक्सचेंज रेट इज क्वाइट ओपन, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, कुछ इस तरह के रूल्स बन सकते हैं फ्रॉम BIS। अगेन इट इज स्टिल इन अ नेसेंट स्टेज, बट अ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव इज एम्ब्रिज, जहाँ पे
direct trade between the digital currencies of the nations. That is a possibility. But in the near future, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? इन द नियर फ्यूचर, आगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 सालों तक डॉलर का दबदबा जरूर चलेगा. A close alternative might be some sort of digital currency in near future. जब भी इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, if there is an alternative to dollar, we'll discuss that again. But as of now, be ready to trade in dollars. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.